Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Ehtishamul Haq Ahir, currently working as examiner in Plant Breeders' Right Registry, इस्लामाबाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा प्लांट ब्रीडर राइट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल रिसर्चर इन पाकिस्तान के ऊपर। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये हैं कि सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर नुमान खालिद का, सीईओ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्लांट साइंटिस्ट, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं आपके साथ प्लांट ब्रीडर राइट्स को डिस्कस कर सकूं। प्लांट ब्रीडर राइट्स रजिस्ट्री बेसिकली एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, एक फेडरल एंटिटी है जिसका काम ये है कि प्लांट ब्रीडर राइट्स को पाकिस्तान के अंदर डील करे। तो अब मेरा ख्याल है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं, और मूव करने से पहले एक चीज़ मैं और डिस्कस करता चलूँ। हमारा जो लैंग्वेज होगी इसके अंदर वो उर्दू होगी, ताकि सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके और हम इस पे आगे फिर फर्दर डिस्कशन कर सकें। ये कुछ कंटेंट्स हैं हमारी प्रेजेंटेशन के। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन और प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क है। फिर इसी तरह प्लांट ब्रीडर राइट्स लेजिस्लेशंस कौन सी हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, और इसी तरह चलते चलते हम एंड पे आके ख़त्म करेंगे स्टेक होल्डर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपके सामने लेआउट रखूँगा मैं प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब प्लांट वैरायटी जो है ना, अगर आपने पाकिस्तान में रजिस्टर करवानी है तो सबसे पहले जो आपका एलीट मटेरियल है आप उसकी ब्रीडिंग करेंगे। उसके बाद एलीट मटेरियल की ब्रीडिंग के बाद जो भी आपके पास मटेरियल आ जाएगा उसको फिर आप अपने लोकल ट्रायल्स भी करते हैं, फिर मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स भी करते हैं, जिसको यहाँ पे माइक्रो और जोनल ट्रायल से कहा गया। अब जब आप उस एलीट मटेरियल को एक सिस्टम के अंदर लेके आना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं फॉर कमर्शलाइजेशन, तो आपको दो पार्ट्स में से गुजरना पड़ता है। दो प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेस है, उनमें से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला प्रोसेस है डीयूएस, जो कि एफएससी एंड आरडी करता है। दूसरा प्रोसेस है वीसीयू। वीसीयू को हम कहते हैं वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूज़, जो कि पीएआरसी की वैक करती है, और ये हर एक क्रॉप के लिए डिफरेंट वैक एग्जिस्ट करती है। 2 साल के लिए ही आपका डीयूएस होता है और 2 साल के लिए ही वीसीयू टेस्ट होता है, जिसको आप नेशनल यूनिफॉर्मिटी यील्ड ट्रायल न्यूइट भी कहते हैं। अब इससे गुजरने के बाद जब ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो एक वेक मीटिंग बुलाई जाती है पीएआरसी में, और वहाँ पे केस प्रेजेंट होता है। इसके पैरेलल एक सिस्टम और चलता है जिसको पंजाब या प्रोविंशियल सीड काउंसिल्स कहते हैं। जो माइनर वैरायटीज़ हैं उनकी वैक एग्जिस्ट नहीं करती, तो डीयूएस कंप्लीट होने के बाद और उनकी अपनी अडेप्टेबिलिटी स्टडीज़ और वीसीयू चेक होने के बाद प्रोविंशियल लेवल पे जब वो अपनी प्रोविंशियल सीड काउंसिल से रिकमेंड हो जाती हैं तो वो भी वैरायटी उस सूबे के लिए रजिस्टर्ड हो जाती है, और इसके बाद वो आगे फिर मार्केट का पार्ट बन जाती है। अब प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन जो है ना, प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन आपके वैराइटल सिस्टम का जो कमर्शियल साइकिल है उसको डील करती है। जब आप किसी भी वैरायटी के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको वो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। लेकिन इसके पैरेलल जब आप प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन में आते हैं तो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन आपको एक ऑनरशिप के राइट्स देती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स देती है, लेकिन इसका कमर्शियल साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो आप इस तरह कह सकते हैं कि प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन जो है सिर्फ ऑनरशिप देती है। आप प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन लेके आप वैरायटी को कमर्शियल साइकिल में नहीं ला सकते। कमर्शियल साइकिल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो अब इस पूरे प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन कहाँ पे फॉल करती है, वो ये दो प्लेसेस हैं। एक है माइक्रो ट्रायल्स, जो आपने अपनी अडेप्टेबिलिटी स्टडी करके और आपने जो भी एलीट मटेरियल बनाया है, एलीट लाइंस बनाई हैं, उन उनको फोकस करता है अडेप्टेबिलिटी स्टडीज़ की बिहाफ पे। और उसके बाद आता है जी हमारे पास डीयूएस।
तो इस सिर्फ पूरे कमर्शियल साइकिल में ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साइकिल में जहाँ पे प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन इन्वॉल्व होती है। सिर्फ DUS हमें चाहिए, अडेप्टेबिलिटी स्टडीज़ चाहिए और कुछ एनेक्सर चाहिए, वो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे एक प्लांट वैरायटी को प्रोटेक्ट करवाने के लिए। और ये पूरे साइकिल से आपको गुजरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है फॉर प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लांट ब्रीडर राइट्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं हमारे लिए। सबसे पहली बात तो ये है, जो सबसे मेन पॉइंट है, कि हम ट्रिप्स एग्रीमेंट के सिग्नेटरी हैं और ट्रिप्स एग्रीमेंट हर कंट्री को ये मजबूर करता है कि वो प्लांट ब्रीडर राइट्स को इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी जो ट्रेड होती है उसके अंदर प्लांट ब्रीडर्स के राइट्स जो हैं वो भी इंश्योर हों। सेकेंडली, आप प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन में जो भी R&D की इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक आपको पता है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन प्लांट ब्रीडिंग जो है इसके अंदर आपको साल साल लगते हैं, फिर आपके पास जाके अच्छी वैरायटी आती है। अब उन सालों का टाइम फ्रेम, उसके ऊपर जो आपने अपनी मेहनत इन्वेस्ट की है और उसके साथ साथ जो आपने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, उस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जब इस तरह के मॉनेटरी बेनिफिट्स और ऑनरशिप बेनिफिट्स आएंगे तो एक हेल्दी कंपटीशन कंपनीज इदारों के दरमियान बढ़ेगा, जिसके बढ़ने से हमारे पास फार्म प्रोडक्टिविटी बेहतर होती जाएगी। और लास्ट पे सीड इंपोर्ट का जो बजट है, हमारा टारगेट है कि हम उसको भी कम करें। अब बात करते हैं लेजिस्लेशन की। प्लांट ब्रीडर राइट्स जो है ना वो दो लेजिस्लेशंस के थ्रू इंश्योर होते हैं। सबसे पहला है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स एक्ट 2016 और दूसरा है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रूल्स 2018। ये दो कॉन्स्टिट्यूशन के पीसीज हैं, या आप समझ लें लेजिस्लेशन के पीसीज हैं, जो कि पूरा प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन साइकिल या प्लांट ब्रीडर राइट्स को डील करता है। अब प्लांट ब्रीडर राइट्स को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक ये बड़ा हमारी सोसाइटी में ना मिसकंसेप्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ब्रीडर। अब हमारी सोसाइटी में जो एक मिसकंसेप्शन है ना वो ये है कि ब्रीडर वही होगा जिसके पास प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की डिग्री होगी, लेकिन प्लांट ब्रीडर राइट्स एक्ट इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता। उन्होंने ब्रीडर की डेफिनेशन ये बताई है, कोई भी लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन हो सकता है, कोई भी इदारा हो सकता है, फार्मर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जिसने वैरायटी डिस्कवर करके ब्रीडिंग करके डेवलप की हो। ठीक है, जिसने ब्रीडिंग की हो या वैरायटी डेवलप की हो, वो कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, कोई भी इदारा प्लांट ब्रीडर राइट्स लेने के अहल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड हैं और वो डिज़ीज़ रिलेटेड काम करते हैं और डिज़ीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बनाते हैं, वो भी ब्रीडर कहलाएंगे। जो एंटोमोलॉजी वाले हैं और इंसेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जो ब्रीडिंग में हेल्प आउट करेंगे, ब्रीडिंग टीम का पार्ट होंगे, वो भी ब्रीडर कहलाएंगे। सॉइल साइंटिस्ट का भी इसी तरह है। और आपके एग्री इंजीनियरिंग, फूड साइंस, बायो फोर्टिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे तो फूड साइंस अगर उसमें आपको हेल्प आउट करता है एज अ वैरायटी डेवलपमेंट में, तो फूड साइंटिस्ट भी आएगा। और बाकी तो हमने क्लियर कर दिया कि एक फार्मर भी प्लांट ब्रीडर कहला सकता है अगर उसने वैरायटी की ब्रीडिंग की है या डेवलपमेंट की है। फिर उसके बाद है हम प्लांट वैरायटी कहते किसको हैं। अब ये जितनी भी हमारी डिस्कशन हो रही है ना, ये अकॉर्डिंग टू प्लांट ब्रीडर राइट्स एक्ट 2016 हो रही है कि ये एक्ट किसको ब्रीडर कह रहा है और किसको प्लांट वैरायटी कह रहा है। और वो सिंपल सी बात है कि ऐसा प्लांट का ग्रुप जो कि एटलीस्ट वन करेक्टर में बाकी अपने सेम क्लासिफिकेशन के ग्रुप में बाकी सबसे डिफरेंट हो, आइडेंटिफाइबल हो ना वो डिफरेंस भी। फिर एक चीज़ और हमारे पास आती है, अक्सर हम इसका सुनते हैं, एसेंशियली डराइव वैरायटी। एसेंशियल डराइव वैरायटी की आपको और भी डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन इस एक्ट ने एसेंशियली डराइव वैरायटी उस वैरायटी को कहा है कि एक ऑलरेडी प्रोटेक्टेड वैरायटी है और उस वैरायटी को यूज़ करते हुए
आप एक नई वैरायटी बना के उसको प्रोटेक्ट करवा रहे हैं तो उस केस में वो कहलाएगी एसेंशियली डराइव वैरायटी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो जो इनिशियल वैरायटी थी जिससे आपने ब्रीडिंग करके नई वैरायटी बनाई है, ये उसके करेक्टर्स, मेन करेक्टर्स, एसेंशियल करेक्टर्स रिटेन करे। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, एक वीट की वैरायटी है अकबर 19, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। अगर आप उसको, उसके अंदर हीट टॉलरेंस नहीं है, अगर आप उसके अंदर अकबर 19 के अंदर हीट टॉलरेंस अकबर 19 प्रोटेक्टेड है, और आप उस अकबर 19 को यूज़ करते हुए एक नई वैरायटी बनाते हैं जो कि अकबर 19 की तरह जिंक फोर्टिफाइड तो होगी, लेकिन उसके अंदर एक नया ट्रेट आपने ऐड कर दिया हीट टॉलरेंस का, और जब आप उसको प्रोटेक्ट करवाने आएंगे तो उसको हम कहेंगे असेंशली डेराइव वैरायटी। अब आते हैं हम अपने प्लांट ब्रीडर राइट्स के ऊपर कि ये एक्ट और रूल, पीबीआर एक्ट, पीबीआर रूल्स क्या राइट्स देते हैं जो बंदा आके अपनी वैरायटी प्रोटेक्ट करवाता है। सबसे पहले तो ये है कि वो मार्केटिंग कर सकता है, बेच सकता है अपनी वैरायटी को। और यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हो रहा है ना, प्रोपागेटिंग मटेरियल का यूज़ हो रहा है। मतलब फ्लावर की कटिंग्स होती हैं, ठीक है, इसी तरह ट्यूबर्स होते हैं पोटैटो के, सीड, सीरियल्स में सीड चलते हैं, तो जो भी आपकी वैरायटी का प्रोपगेटिंग मटेरियल होगा उसको आप बेच सकते हैं। फिर इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के राइट्स हैं आपके पास, और आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ईडीवी के लिए भी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। जो आपने ईडीवी बनाई है, ईडीवी में भी ये सब चीज़ें एप्लीकेबल हैं कि मार्केटिंग कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप वैरायटी डेवलप करके आप चाहते हैं कि मैं ये खुद नहीं करना चाहता ना सब कुछ, तो आप लाइसेंसिंग के थ्रू किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं। और ये मोर देन वन पर्सन भी हो सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे आप बेचें, लेकिन उसमें राइट्स उसी के रहेंगे जिसने एप्लीकेशन फ्लोट की थी और सर्टिफिकेट जिस पर्सन को मिला है। बस वो पर्सन क्या करेगा, आगे किसी और पर्सन को नॉमिनेट कर देगा कि मेरे बिहाफ पे इसकी मार्केटिंग जो है ना, वो ये बंदा करेगा। आप स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक करने के लिए ये आपको बताया गया है कि ये जो चीज़ें हैं इसको वो फॉलो करे, तो इस केस में आप स्टॉक कर सकते हैं। और आप किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं ईडीवी बनाने के लिए और F1 हाइब्रिड बनाने के लिए। उस केस में क्या होगा, जब आप ईडीवी या F1 हाइब्रिड बनाने की उसको ऑथराइज करेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट शेयरिंग में मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। तो ये ओवरऑल राइट्स हैं जो कि किसी भी एक पर्सन को मिलेंगे जब वो वैरायटी प्रोटेक्ट करवाएगा या वो प्लांट ब्रीडर राइट्स लेगा। तो जो प्लांट ब्रीडर राइट्स की हम बात करते हैं वो ये वाले हैं सब। अच्छा, फिर जब भी प्लांट ब्रीडर राइट्स की बात होती है ना, तो कोई भी सिस्टम एब्सोल्यूट नहीं होता, ठीक है उसमें, क्योंकि अगर आप बेनिफिशरी हैं ना, तो आपके बेनिफिशरी होने की वजह से सिस्टम किसी और एंड से चौक कर जाएगा। अगर पूरे के पूरे बेनिफिट्स अगर आपको दे देंगे तो सिस्टम कहीं ना कहीं चौक कर जाएगा। तो सिस्टम को चौक होने से बचाने के लिए ना कुछ राइट्स में एग्जाम्पशन भी दी जाती हैं, और ये सिर्फ पीबीआर एक्ट 2016 नहीं दे रहा, ये यूपॉफ दे रहा है। और यूपॉफ वो इदारा है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्लांट ब्रीडर राइट्स को एनफोर्स करता है, उसकी लेजिस्लेशन बनाता है, और उनका जितने भी प्लांट ब्रीडर राइट्स के एक्ट बनते हैं ना, मेजर फ्रेमवर्क यूपॉफ वाला ही होता है, और हमारा भी ये फ्रेमवर्क यूपॉफ वाला ही है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कोई प्रोटेक्टेड वैरायटी यूज़ करते हैं ना, आप अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में, नॉन कमर्शियल, मतलब आप उसको कमर्शियल नहीं कर रहे, आप प्राइवेट कैपेसिटी में उसके साथ जो मर्ज़ी करें, उसके ऊपर कोई भी एक्ट लागू नहीं होगा। प्राइवेट कैपेसिटी से क्या मुराद है कि आप उसकी फार्म प्रोड्यूस लें, फार्म प्रोड्यूस लेने के बाद उसको सेव करना चाहते हैं सेव कर लें, बेचना चाहते हैं बेच दें, उसके ऊपर कोई भी एक्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने बेचना एज अ फार्म प्रोड्यूस है, सीड नहीं बेचना, प्रोपगेटिंग मटेरियल नहीं बेचना, वो कमर्शियल एक्टिविटी हो जाएगी। प्राइवेट और नॉन कमर्शियल में आप यही है कि आप अपनी फार्म प्रोड्यूस जो भी आपने गल्ला प्रोड्यूस किया वो आप सेल करें, वीट के केस में। इसी तरह R&D करने से नहीं रोका गया।
आप ये जो प्रोटेक्टेड वैरायटी है इसको अपनी R&D में यूज़ करें और नई वैरायटी डेवलप करें। और इसके पीछे मेन थीम ही ये था जो मैं आपको बता रहा था कि अगर इस तरह आप होल एंड सोल राइट्स दे देंगे किसी भी प्लांट ब्रीडर को, किसी भी एप्लीकेंट को, तो उस वैरायटी का इम्प्रूव्ड वर्जन कभी मार्केट में आ ही नहीं सकेगा उसकी मर्ज़ी के बगैर। तो R&D में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन R&D में भी यूज़ करने का एक तरीका डिफाइन है। वो क्या है? आप तो रिपीटेड यूज़ नहीं कर सकते, मतलब बार बार बैक क्रॉसिंग करके जो आप वैरायटी बना रहे हैं। और इसी तरह एडीवी जो हमने पीछे डिफाइन किया है, एसेंशली डेराइव वैरायटी, इसको भी आप नहीं बना सकते। बना सकते हैं मतलब कंसेंट के बगैर नहीं बना सकते। अगर आपका रिपीटेड यूज़ भी है वैरायटी का, तब भी आपको उस ऑनर से, उस सर्टिफिकेट होल्डर से, प्लांट ब्रीडर राइट होल्डर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इसको रिपीटेड यूज़ करना चाहते हैं फॉर न्यू वैरायटी, या हम एक ईडीवी बनाना चाहते हैं आपकी इस प्रोटेक्टेड वैरायटी से। और जब वो बंदा आपको अलाउ कर देगा, कंसेंट दे देगा, तो उसके बाद ही आप ये दो काम कर सकते हैं। जो काम उसकी कंसेंट के बगैर कर सकते हैं वो ये वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा पीबीआर राइट्स में जो हमारे एक्ट को, हमारे रूल्स को, पीबीआर राइट्स को जो यूनिक करता है ना यूपॉफ से, वो है फार्मर राइट्स। और ये फार्मर राइट्स की इंट्रोडक्शन की वजह से हम इसको एक सुई जेनरस सिस्टम कहते हैं। हमने मेजरली यूपॉफ को फॉलो किया, लेकिन हमारे यहाँ पे फार्मर राइट्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि हमारा फार्मर छोटी लैंड होल्डिंग वाला है, और 5 एकड़ से कम के जिनके पास लैंड की पोजेशन है, वो मेरा ख्याल है मोर देन 50-60% फार्मर्स हैं आपके पाकिस्तान के। तो इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है उसको हम हरास नहीं होने दे सकते पीबीआर राइट्स की मद में। तो हमने फार्मर राइट्स भी रखे हैं। फार्मर राइट्स ये हैं कि आप, फार्मर क्या करेगा, फार्म जो भी प्रोटेक्टेड वैरायटी को यूज़ करेगा वो क्या कर सकेगा, वो अपनी प्रोड्यूस को सेव कर सकेगा, उसको किसी भी तरह यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकेगा। सोइंग, रीसोइंग, एक्सचेंज, शेयर और सेल इज़ फार्म प्रोड्यूस। और वही बात जो मैं ऊपर आपके साथ कर रहा था कि आप अपनी फार्म प्रोड्यूस को भी बेच सकते हैं, लेकिन ये है कि एज अ सीड नहीं आप बेच सकते। बाकी आप रीसो करें, एक्सचेंज करें, जो मर्ज़ी करें, हर तरह की चीज़ आपको अलाउ है। अब अगली बात आती है कि फार्म प्लांट ब्रीडर राइट्स रजिस्ट्री और प्लांट ब्रीडर राइट्स के लिए कौन सा बंदा एलिजिबल है। वो कौन कौन से कैटेगरी के लोग हैं जो प्लांट ब्रीडर राइट्स ले सकते हैं या प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन के राइट्स ले सकते हैं। सबसे पहला आता है जी ब्रीडर, जिसने वैरायटी डेवलप की है। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और वहाँ पे आपने कंपनी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ब्रीडिंग की है, तो आपके बिहाफ पे कंपनी भी ले सकती है, कोई इदारा भी ले सकता है। जिस तरह पब्लिक सेक्टर की आप बात करें तो पब्लिक सेक्टर के जो ब्रीडर होते हैं वो पब्लिक मनी को यूटिलाइज करते हैं ना ब्रीडिंग के लिए। तो इस वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है उसको राइट्स मिलेंगे। जिस तरह अगर कोई अयूब रिसर्च का कोई आगे अटैच डिपार्टमेंट है और वो वैरायटी डेवलप करता है, तो राइट्स जो होंगे वो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के होंगे। सेम केस यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, सेम केस निपजी नियाब और बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स पब्लिक मनी को यूज़ कर रहे हैं वो ले सकते हैं। वो उनको कम उसको पब्लिक इंस्टीट्यूट को राइट जाएगा। फिर उसके बाद आता है सक्सेसर। सक्सेसर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं प्लांट ब्रीडर राइट्स रजिस्ट्री का, PB1 फॉर्म जिसको हम कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें एक ऑप्शन होता है सक्सेसर का। और ये ऑप्शन सिर्फ तब एक्टिव होता है जब आप एप्लीकेशन के टाइम पे मेंशन करते हैं कि ये हमारे सक्सेसर होंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कल को ब्रीडर की डेथ हो जाती है और वैरायटी के अभी 10 साल पड़े हैं प्रोटेक्शन के और वैरायटी के इनकम जनरेट हो रही है, तो उस केस में जो आखिरी 10 सालों के पैसे होंगे वो उसके सक्सेसर को जाते जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि प्लांट ब्रीडर राइट्स आगे एंड तक जा रहे हैं, मतलब अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहे तो आपकी फैमिली को वो बेनिफिट्स मिल सकेंगे अगर आपने उनको एज अ सक्सेसर मेंशन किया होगा। अच्छा जी, हमने ये डिस्कस कर लिया राइट्स हैं क्या, हमने ये डिस्कस कर लिया कि राइट्स मिल किसको सकते हैं, और हमने
ये डिस्कस कर लिया कि राइट्स में एग्जेम्पशंस क्या हैं। अब बारी आती है कि राइट्स का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या वो क्राइटेरिया है कि जो एग्जिस्ट करेगा तो तभी राइट्स मिल सकेंगे। सबसे पहला है हमारे पास जी एक्सेप्टेबल डिनोमिनेशन। नाम जो है ना काबिल कबूल होना चाहिए, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नोवेल होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। आपकी वैरायटीज़ के अंदर ये 5 पॉइंट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो प्रोटेक्शन ले सकती है। दुनिया की हर वो वैरायटी जो इन 5 पॉइंट्स को मीट कर रही है वो पाकिस्तान में पीबीआर राइट्स ले सकती है। अच्छा जी, हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टेबल डिनोमिनेशन से। एक्सेप्टेबल डिनोमिनेशन का क्या क्राइटेरिया जो है पीपीआर एक्ट ने डिफ़ाइन किया है और पीपीआर रूल्स ने डिफ़ाइन किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये न्यू वैरायटी जो है ना आइडेंटिफाइएबल या आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, कि पता चल सके कि हाँ ये एक न्यू वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटी है। ये नाम की बात हो रही है कि नाम इसका आइडेंटिफाइड होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और सारी फिगर्स पे कंस्टिट्यूट नहीं करना चाहिए। मतलब अब वो जो मेज़ से रिलेटेड हैं और मेज़ के सिस्टम को समझते हैं ना, तो यूजुअली आपको मेज़ के अंदर जो डिनोमिनेशन मिलते हैं ना वो इस तरह के मिलते हैं जी, 3570। अब हम कोटिवा की बात करते हैं, पाइनियर की बात करते हैं ना, उनका हाइब्रिड है P1429, लेकिन मार्केट में चलता है 1429 के नाम से। ठीक है, इसी तरह मोनसेंटो के 6317, 6321। लेकिन ये सिर्फ 6317 6321 बोलने में है, लेकिन उनका जो पूरा नाम है वो DK6317 DK6321 है, या पाइनियर का P1429 है। तो यही बात कर रहे हैं कि आपके सिर्फ डिजिट्स नहीं होनी चाहिए, फिगर्स नहीं होनी चाहिए, उनके साथ और भी कुछ वर्ड अटैच होने चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके, डिस्टिंग्विश हो सके बाकी सबसे। दूसरी बात, अगली बात इसमें यह है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितनी भी आपकी वैरायटीज़ हैं ना, उन सब से उसका नाम डिफरेंट होना चाहिए। और इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए कि वो कंफ्यूज करे करेक्टर से रिलेटेड। अब जिस तरह जिंकोल है ना, जिंकोल का हमें पता है कि वो भी बायो फोर्टिफाइड है। तो कल को कोई आयरन वीट ले आए, आयरन वीट हमें ये समझ आएगी कि आयरन फोर्टिफाइड है, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, लेकिन असल में वो आयरन फोर्टिफाइड नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी टैकल करने के लिए आपने कोई ऐसा नाम नहीं रखना जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करे किसी भी ट्रेड या वैरायटी की वैल्यू से रिलेटेड। और आपने नाम ऐसा भी नहीं रखना जो कोई एथिक्स या पब्लिक ऑर्डर या किसी के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट हो। फिर आती है बात नॉवेल होने की। नॉवेल और डिस्टिंक्टनेस में हमारा बड़ी एक कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करती है। लोग, काफ़ी सारे लोग नॉवेल को डिस्टिंक्ट से कंफ्यूज कर जाते हैं। बेसिकली नॉवेल जो है ना, नॉवेल डील करता है मार्केटिंग को, और डिस्टिंक्ट डील करता है वैरायटी के करेक्टर्स को। ये वैरायटी की मार्केटिंग को डील करता है और डिस्टिंक्टनेस जो है उसके करेक्टर्स को डील करती है। अब हम नोवल वैरायटी किसको कह रहे हैं? नोवल वैरायटी वो वैरायटी होगी जो पाकिस्तान में 1 साल से ज़्यादा देर के लिए सेल ना हुई हो, जिस टाइम पे आप एप्लीकेशन फ्लोट कर रहे हैं। मतलब अगर आपने 14 फरवरी 2025 को एप्लीकेशन फ्लोट की है प्रोटेक्शन के लिए, तो ये वैरायटी 14 फरवरी 2024 से मतलब पहले सेल ना होती हो, इसके बाद ही सेल हुई हो, उससे पहले कोई भी उसका सेल का रिकॉर्ड ना हो, सिर्फ 1 साल के स्पैन के अंदर अंदर ही हो। मैक्सिमम, मिनिमम तो कोई भी हो सकता है ना, आप बेशक सेल ना करें, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है ना आपके पास मार्केटिंग की, 1 साल से ज़्यादा का टाइम ना हुआ हो। और इसी तरह जो वैरायटी आपको फॉरेनर्स भेजते हैं, किसी फॉरेन कंट्री से आती है, उसके केस में दो चीज़ें आगे कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी है ट्रीज और वाइन्स की, दरख्त वगैरह। ये जिस तरह वाइन्स होती हैं, आपकी ग्रेप वाइन्स होती हैं, इनके केस में वो मा वो वैरायटी, प्लांट वैरायटी, प्रोटेक्टेड प्लांट वैरायटी एप्लीकेशन के टाइम पे 6 साल से ज़्यादा के टाइम तक सेल ना हुई हो, 6 साल से कम कम के टाइम पे सेल हुई हो जब आपने एप्लीकेशन फ्लोट की है। और फील्ड क्रॉप्स के लिए 4 साल का टाइम है,
अदर कंट्रीज़ के लिए, लेकिन जब भी पाकिस्तान की बात होगी तो आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम है। फिर इसके बाद आता है डिस्टिंक्ट। अब ये वो चीज़ है जिससे हम कंफ्यूज होते हैं नोवेल्टी में। अब डिस्टिंक्टनेस ये है कि आपकी वैरायटी क्लियरली डिफरेंस रखती हो, एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स का, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल, या कोई भी करेक्टर अगर आप निकाल लेते हैं और वो करेक्टर आइडेंटिफाइएबल हो, ठीक है, तो उस बेस पे आप उसको डिस्टिंक्ट कहेंगे। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से मुराद क्या है? यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि आप जो वैरायटी के प्लांट्स हैं उनके करेक्टर्स में यूनिफॉर्मिटी हो, जो मेजर उसके मेन करेक्टर्स आप कह रहे हैं उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी हो। आप कह रहे हैं कि जी इसके नोड के ऊपर ये एक प्लांट है हमारे पास और इस स्टेज पे यहाँ पे जी एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन आती है, तो आपके उस प्रोपागेटिंग मटेरियल के जितने भी प्लांट्स होंगे उन सब के ऊपर आनी चाहिए। मतलब जो भी करेक्टर आप कहेंगे वो सभी प्लांट में एग्जिस्ट करना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये यूनिफॉर्मिटी है। फिर स्टेबिलिटी या स्टेबल होने की बात आती है, तो जब भी आप उसको रिपीटेड साइकिल में लेके आते हैं, प्रोपगेटिंग साइकिल में लेके आते हैं, तो उस साइकिल में आने के बाद वैरायटी अगर अपने ट्रेट लूज़ नहीं कर रही तो उसको हम स्टेबल कहेंगे। और इसी वजह से आप 2 साल जो है वो लगाते हैं डी यू एस, एटलीस्ट 2 सीज़न, 2 साल या एटलीस्ट 2 सीज़न, एक ही बात है। तो 2 सीज़न में आप चेक करते हैं तो उसमें आपकी यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, डिस्टिंक्टनेस सभी कुछ टेस्ट होता है। और उसका वैसे मेजर टारगेट जो होता है ना मल्टीपल प्रोवोकेटिंग साइकिल्स का या सीजन्स का, वो स्टेबिलिटी के लिए होता है कि वैरायटी अपनी करेक्टर्स लूज़ तो नहीं कर रही एक रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा करने के बाद। अब आते हैं जी हम प्रोसेसिंग के ऊपर ना, कि पीबीआर एप्लीकेशन आपकी कैसे प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो है ना एप्लीकेशन, इसके लिए फॉर्म यूज़ होता है PB1 फॉर्म। ये सभी फॉर्म्स जितने भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये हमारे PBRR की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप किसी टाइम भी ऑनलाइन उसको एक्सेस करें और एक्सेस करने के बाद आप वहाँ से कोई भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो है PB1 फॉर्म, 01 फॉर्म। उसके ऊपर एप्लीकेंट से लेके एंड तक कोई 17, 18, 19 पॉइंट हैं वो आपने फिल करने होते हैं, कुछ साथ नेक्स्चर्स लगने होते हैं, सभी कुछ उसमें मेंशन होता है, ब्रीडर श्रीडर सब कुछ। सक्सेसर भी इसी के अंदर मेंशन होता है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद अगर आप ब्रीडिंग टीम वाले पॉइंट में या ब्रीडर वाले पॉइंट पे ब्रीडर्स के नाम मेंशन करते हैं, मतलब अदारा राइट्स ले रहा है लेकिन वो ब्रीडर को भी डिस्क्लोज कर रहा है, तो उसके केस में आपने PB02 फॉर्म होता है वो जमा करवाना होता है PB1 फॉर्म के साथ ही। और PB2 फॉर्म जो होता है ना बेसिकली वो होता है कंसेंट फॉर्म, कि ब्रीडर जो हैं या ब्रीडिंग टीम जो है वो ये अलाउ करती है इस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को जो हम PB1 फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं कि ये हमारे बिहाफ पे एप्लीकेशन जमा करवा दे। और तीसरा होता है हमारे पास फॉर्म PB03। वो उस केस में एक्टिव होता है कि जब आपका एप्लीकेंट और आपका कम्युनिकेटिंग पर्सन डिफरेंट हो। मतलब एप्लीकेंट आपने रख दिया है अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है एक रिप्रेजेंटेटिव। तो PB3 फॉर्म में एप्लीकेंट जो है जिसको हम इस केस में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कह रहे हैं वो एक बंदा नॉमिनेट करेगा, और वो बंदा उस आगे फिर जितने भी फ्यूचर कोऑर्डिनेशन होंगे PBRR के साथ वो एक पर्टिकुलर बंदा करेगा। और फॉरेन कंट्रीज़ के केस में एक वो लीगल पर्सन यहाँ पे रखते हैं, वो भी PB3 पे फॉर्म पे लिख के वहाँ पे लीगल पर्सन रखते हैं कि ये आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। आपने वो सभी एनेक्स्चर साथ अटैच करके सब कुछ करके एक हमें एप्लीकेशन फ्लोट कर दी। अब उसकी होती है इनिशियल सिक्योरिटी। इनिशियल सिक्योरिटी में ये होता है कि आपके सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है कि जो एप्लीकेशन की फॉर्मेलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपने एप्लीकेशन पूरी जमा करवाई है। जैसे ही वो आप देखते हैं कि एप्लीकेशन पूरी है, वो इनिशियल स्क्रूटनी क्लियर कर जाती है और उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसको एक नंबर अलॉट हो जाता है। नंबर अलॉट होने के बाद आती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन।
प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये देखा जाता है कि जो अटैचमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं उसके टेक्निकली उसको असेस किया जाता है। टेक्निकली देखा जाता है कि वो जो कुछ भी आपने क्या है वो साइंटिफिकली साउंड है या नहीं है। और अगर कहीं पे हमें एम्बिग्विटी फील होती है तो वो हम आपसे डिस्कस करते हैं और आपको हम बताते हैं वाया लेटर वाया कम्युनिकेशन। हम किसी भी एप्लीकेंट को बताते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में हमने ये एम्बिग्विटी फील की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने मांगी है ब्रीडिंग हिस्ट्री, और ब्रीडिंग हिस्ट्री में वो बंदा ये क्लेम करे कि मुझे नहीं पता मेरे पास मटेरियल कहाँ से आया, मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया और लगा दिया। तो उसमें ये हमारे लिए बहुत इशू है कि ये वैरायटी फिर कैसे यूनिक हुई, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको ब्रीडिंग हिस्ट्री का ही नहीं पता, आपने तो डेवलपमेंट नहीं की, तो आप कैसे राइट्स ले सकते हैं ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह के और भी कुछ अटैचमेंट में इश्यूज हो सकते हैं। तो वो जब आप देते हैं तो उसमें हम उसको टेक्निकली एवेल्युएट करते हैं, और एवेल्युएट करने के बाद जो भी कम्युनिकेशन होता है वो आपसे डिस्कस करके उस डेफिशिएंसी को हम रेक्टिफाई करवाते हैं। फिर जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आता है ऑपोजिशन पीरियड। ऑपोजिशन पीरियड में हम क्या करते हैं, 4 माह के लिए जो भी आपने हमें डिटेल प्रोवाइड की है उसको हम ओपन कर देते हैं फॉर पब्लिक। ब्रीडर की डिटेल्स, वैरायटी का डिस्क्रिप्टर, एप्लीकेंट नेम और डिफरेंट चीज़ें। स्केड्यूल 2 होता है हमारा एक, उस पे हम न्यूज़पेपर में भी देते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है। तो जो हमारी वैरायटीज़ इस टाइम अपोजिशन पे होंगी वो आप हमारी वैरायटी वहाँ पे जाके इस टाइम भी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं, आपको उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब ये ऑपोजिशन है क्या, क्यों है, तो ये अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और उसके बाद आती है सब्सटेंशियल एग्जामिनेशन। इसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वही सब्सटेंशियल एग्जामिनेशन है। एक आपका डीयूएस और एक आपका डीएनए। अब ये दो जैसे ही आपके क्लियर हो जाते हैं तो साथ ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये जो पूरा साइकिल है ना, अगर आपका डीयूएस और डीएनए प्रोफाइल पहले से ही क्लियर है तो सिर्फ ऑपोजिशन पीरियड 4 माह और 1-2 माह जो भी ये एग्जामिनेशन का और ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट का जो होगा, तो 6 माह के राउंड अबाउट में आपको एक प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन का सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसके अगेंस्ट अगर आपका डीयूएस क्लियर नहीं है तो 2 साल इसी के अंदर और ऐड कर लें तो वो 6 माह वाला स्पैन आपका 2.5 साल पे चला जाता है। और डीयूएस जो है ना, डीयूएस बाय एक्ट मैंडेटेड है कि एफएससी एंड आरडी ही करेगा डीयूएस। अब हम आते हैं ना ऑपोजिशन पे, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि ऑपोजिशन पीरियड तो है, उसकी ज़रूरत क्या है। ऑपोजिशन पीरियड कहाँ पे एक्टिव होता है, हमने दिया क्यों हुआ है, और इसमें कौन बंदा ऑपोजिशन में आ सकता है। अब ऑपोजिशन पीरियड का मकसद बेसिकली ये है कि जो भी वैरायटी प्रोटेक्शन के लिए आ रही है उसकी सभी इन्फॉर्मेशन को जो भी पब्लिक करने वाली है वो पब्लिक किया जाए, ताकि डिफरेंट लोग उसको देख सकें और कल को ये बंदा कोई भी क्लेम ना कर सके कि ये वैरायटी आपने प्रोटेक्ट कर दी है, इसमें तो मेरे भी राइट्स थे। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम एक ऑपोजिशन पीरियड 4 माह का रखा गया। अब इसमें अप्लाई कौन सा बंदा कर सकता है, वो बंदा कर सकता है जो ये कहे कि इस वैरायटी के अंदर मेरे भी राइट्स हैं और इन्होंने मुझे राइट, ब्रीडर मेंशन नहीं किया या मेन ब्रीडर मैं हूँ, एप्लीकेंट मैं हूँ, तो इन्होंने कैसे जमा करवा दी ना वैरायटी ये मेरी है। एक तो ये ऑपोजिशन आ सकती है। सेकंड आ सकती है कि जो हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किए हैं कि एक्सेप्टेबल डिनोमिनेशन और बाकी सब 4-5 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, और पीबीआर एक्ट की रूह से ये वैरायटी जो है ना प्रोटेक्शन के क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती, और मैं आपको प्रूफ देता हूँ कैसे नहीं उतरती। ये जो भी अपोज करेगा वो प्रूफ देगा, और प्रूफ देने के बाद उसका पॉइंट जो है ना वो एप्लीकेंट को जाएगा और एप्लीकेंट अपने आप को डिफेंड करेगा। और ओपोजिशन पीरियड में दोनों में, ओपोनेंट में और एप्लीकेंट में, कोई भी अगर डिफेंड करने में नाकाम रहा तो वो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली वो ओपोजिशन पीरियड जीत जाएगा। कि ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट जो है ना वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, और इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, सबकी हेल्थ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको प्रूफ भी करनी होंगी। जो भी बंदा अपोजिशन में आ रहा है उसको ये सब कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ही वो अपोजिशन में अपने राइट्स ले सकेगा।
अब जी आपने राइट्स ले लिए, तो राइट्स जो हैं कितनी देर तक वैलिडेट कर होंगे, कितनी देर तक वो चलते रहेंगे राइट्स। जो क्रॉप प्लांट स्पीशीज़ है ना, उसका टाइम है 20 साल। और जो आपकी ट्रीज़ और वाइन्स हैं, उसका साल है 25 साल। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपने हमें एप्लीकेशन दी, उस दिन से आपकी प्रोविजनल प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाती है, और उसी दिन से लेके सक्सेसफुल पीवीपी सर्टिफिकेट के केस में अगले 20 साल, उस दिन से लेके 20 साल तक जित जो भी टाइम डेट बनती है, उसके अंदर आपकी वैरायटी प्रोटेक्टेड रहती है। और इसी तरह ट्रीज और वाइन्स के केस में 25 साल तक रहती है। अब आते हैं जी पब्लिक सेक्टर के ब्रीडर्स के लिए क्या इंसेंटिव है। ये मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के ब्रीडर्स की बात हो रही है। और इसको यहाँ पे रखने का बेसिकली मकसद भी यही था इस एक्ट में, कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इशू है प्री मेच्योर रिलीज़ का, कि वैरायटी पहले ही रिलीज़ हो जाती है रजिस्टर्ड होने से पहले। तो उसको रोका जाए और ब्रीडर्स के जो इंसेंटिव है ना, उनको लीगलाइज किया जाए। अब जिस तरह ये एक्ट ये कहता है कि जो भी आपकी ब्रीडिंग टीम है या ब्रीडर हैं, जो वो एक प्रोटेक्टेड वैरायटी से जितना भी बिजनेस जनरेट हो रहा है, जितने भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, रॉयल्टी आ रहे हैं, उसमें मिनिमम 40% जो है आपने ब्रीडिंग टीम को देना है। तो अगर यहाँ पे आप गौर करें, तो एक मिनिमम का क्राइटेरिया रखा गया है। मैक्सिमम वो 50-60 कुछ भी रख सकते हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि ब्रीडर की मेहनत का उसको लीगल इंसेंटिव मिल जाए, ताकि कोई भी वैरायटी प्री मेच्योर रिलीज ना हो, उन वैरायटीज़ के इश्यूज इन फ्यूचर ना आए। अब ये करना कैसे है? ये करना है जी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी अपनी कैपेसिटी में, और अपनी अपनी कैपेसिटी में उन्होंने बनाने हैं रिसर्च इंसेंटिव बोर्ड। इन बोर्ड का काम ये होगा कि जो भी प्रोटेक्टेड वैरायटी होगी, उसका जो भी बिजनेस जनरेट होगा, और जो भी आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया होगा, वो सब कुछ ब्रीडर्स तक पहुँचे, वो ये रिबन इंश्योर करना है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हर गवर्नमेंट का अपना मैंडेट है। पंजाब अपना अलहदा रिब बनाएगा, उसके रूल्स एंड सारा कुछ डिफाइन करेगा कि ये एप्लीकेशन को हम इस तरह प्रोसेस करेंगे, ये वो दिस एंड दैट। तो सब कुछ जो है हर कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करेगा। अब रिसर्च इंसेंटिव बोर्ड की बात करें तो पंजाब इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, मेरा ख्याल है रिसेंटली इनके डीजी से हमारी डिस्कशन हुई थी, तो वो बता रहे थे कि हम इन प्रोसेस हैं कि रिवॉल्विंग फंड अकाउंट जनरेट करें, और जिसका जो सिग्नेटरी है ना, डीजीओ और डीजी के साइन से वो फंड इशू हो सके। तो इससे ये होगा कि बजट के जो इश्यूज होते हैं वो भी मैनेज होंगे, और ब्रीडर्स को उनके इंसेंटिव भी हैं वो टाइमली मिलेंगे। तो इस चीज़ में आरी को अप्रिशिएट हम करना चाहेंगे कि वो इस चीज़ में बहुत आगे तक पहुंच चुके हुए हैं। और उसके बाद जहाँ पे दो अय्याशियाँ दी गई हैं, वहाँ पे एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी दी गई है। और रिस्ट्रिक्शन वो ये है कि जो भी पब्लिक सेक्टर का ब्रीडर कल को रिटायर होगा या गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ेगा, तो अगले 5 साल तक वो अपने नाम से कोई भी वैरायटी प्रोटेक्ट नहीं करवा सकता। तो इसलिए ब्रीडर्स को भी चाहिए कि बेशक वो रिटायरमेंट के एंड पे हैं, एंड पे भी वो आप उतनी ही एनर्जी के साथ काम करें, और रिटायरमेंट के बाद भी जब वैरायटी प्रोटेक्ट होगी, तो अपना नाम उस प्रोटेक्टेड वैरायटी में इंस्टीट्यूट की तरफ से लिखवाएं, ताकि उनको अगले 20 साल तक मॉनिटरी बेनिफिट मिल सके। और ये तो एक बहुत अच्छी पेंशन स्कीम के तौर पे भी काम करेगा। जिस तरह के आजकल हमारे हालात चल रहे हैं, पेंशन्स ख़त्म हो रही हैं, पेंशन्स में कट कट लग रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर इसको अपना फ्यूचर और आप अपना पेंशन प्लान लेके चलें, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर ब्रीडर्स। अब हम आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, कि अपॉर्चुनिटीज़ से क्या मुराद है, एवरी पर्सन मैं किसको कह रहा हूँ, एवरी पर्सन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं कि पर्सन्स कौन से हैं। प्लांट ब्रीडर्स की तो हमने बात कर ली। प्लांट ब्रीडर हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया, कौन प्लांट ब्रीडर है, उसके क्या राइट्स हैं, वो एक्ट उसको क्या कहता है क्या नहीं। फिर फार्मर का भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया।
फार्मर का भी हमने कहा कि इसके भी कुछ राइट्स हैं, और वो राइट्स क्या हैं वो हमने ऑलरेडी बता दिए। फिर उसके बाद अब फार्मर प्लांट ब्रीडर से हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो किसी इदारे का पार्ट हो। इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सटेंड कर दूं, प्लांट ब्रीडर से मुराद वो बंदा भी हो सकता है जिसके पास अपने 5 एकड़ है, और अपने 5 एकड़ को वो यूज़ करते हुए कॉटन की या वीट की या राइस की कोई भी वैरायटी बनाता है, तो वो भी प्लांट ब्रीडर है। फिर फार्मर भी हमने डिस्कस कर लिया। और एक चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी से क्या मुराद है? किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में रहने वाली जो कम्युनिटी है ना, वो लोकल कम्युनिटी है। अब इसका प्लांट ब्रीडर राइट से क्या लेना देना है? ये बड़ी अजीब सी बात है ना सबके लिए। मैं बताता हूँ जी आपको इसका क्या लेना देना है। आपने एक वर्ड सुना होगा, कसूरी मेथी। तो मेथी तो हो गई प्लांट स्पीशी। अब कसूरी मेथी के अकॉर्डिंग उसमें लोकल कम्युनिटी कौन सी है? कसूर। कसूर का नाम उस मेथी के साथ जुड़ा हुआ है। तो लोकल कम्युनिटी क्या हुई? कसूर हुई मेथी की। और अगर आप पीबीआर राइट्स की बात करें ना, तो फ्रैंकली स्पीकिंग कसूर वालों को इसके मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे। ये लोकल कम्युनिटी राइट्स हैं, इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अब वो क्या क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। आप पर्सनलाइज्ड आर एन डी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की कि 5 एकड़ पे अगर किसी के पास अपनी ज़मीन है तो वो अपना भी कर सकता है। अब इसको वो आगे अमली जामा कैसे पहनाएगा वो भी हम देख लेते हैं। आप जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, आप जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और होता है कि लैंड रेस जो है, आप उसको भी FSCRD के पास रजिस्टर करवा सकते हैं, जिस तरह एक प्रॉपर वैरायटी रजिस्टर्ड होती है। और PBRR के केस में जो भी बंदा आएगा प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन लेने, तो वो लोकल कम्युनिटी का कंसेंट ले के आएगा, अगर वो किसी एक लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। अब आपने इन सारी चीज़ों से फाइनेंशियल बेनिफिट्स कैसे लेने हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी पर्सनलाइज्ड R&D की, कि आप अपने तौर पे R&D करें। और R&D करने के बाद अब आती है अगली बारी। आप एक फार्मर हैं, आपने एक बड़ी बेहतरीन वैरायटी बना ली है, आपने उसकी प्रोटेक्शन करवा ली है। प्रोटेक्शन करवाने के बाद आप चाहते हैं कि मैं इसको ना बेचूं, ठीक है, मेरी जगह कोई और बेचे, क्योंकि मेरे पास इतना सेटअप नहीं है। तो वो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी को, किसी भी प्राइवेट इदारे को अपना लाइसेंस ही रख सकते हैं। इवन के पंजाब सीड कॉरपोरेशन या इस तरह की और प्रोविंशियल सीड कॉरपोरेशन जो हैं, उनको भी आप अपना लाइसेंस ही रख सकते हैं कि ठीक है, आपको सीड मैं प्रोवाइड करूँगा, BNS मैं दूंगा, BNS से प्री बेसिक, बेसिक और आगे सर्टिफाइड सीड आप बनाएं और आप मेरे बिहाफ पे करें। ठीक है, मैं आपको लाइसेंस ही रख रहा हूँ। उसमें हम इस तरह जो है शेयर रखेंगे अपना, कि अगर 100 रुपये आ रहे हैं तो 100 रुपये में से 30 मैं रखूँगा, 70 आप लें, 50 मैं रखूँगा। मतलब वो हर किसी का अपना एग्रीमेंट है, वो अपनी पर्सनल टर्म्स पे खुद ही कर सकता है। इसी तरह जॉइंट वेंचर्स की बात है। जॉइंट वेंचर में आप बेनिफिट शेयरिंग करेंगे, मतलब दो इदारे मिलके जॉइंट वेंचर कर सकते हैं कि मेरे पास जी मैन पावर है, आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं, आए हम मिलके एक जॉइंट वेंचर करते हैं। या मेरे पास पैसे हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कहता है मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको R&D के पैसे देता हूँ। पब्लिक सेक्टर कहता है ठीक है, मेरे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, मैं आपको वैरायटी बना के देता हूँ। कल को जो वैरायटी बनेगी उससे जो भी बेनिफिट हासिल होंगे वो हम बेनिफिट शेयरिंग में एक दूसरे से शेयर करेंगे। ये भी आपका अपना पर्सनल एग्रीमेंट होगा। और अब आती है कम्युनिटी राइट्स की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया हुआ है, तो उसमें भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन है क्या। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, लैंड रेस रजिस्ट्रेशन और PBR राइट्स, इसका मैं पिछली स्लाइड में भी बता चुका हूँ। इन सभी चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए कम्युनिटी भी अपने राइट्स ले सकती है। अब जिस तरह कसूरी मेथी की हमने बात की है, इसी तरह आप भेरा की मेहंदी की बात कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की बात कर सकते हैं जो कि आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में एग्जिस्ट करते हैं, कि वो प्लांट्स कौन से हैं, उनसे क्या हम मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए ना, लैंड रेस की बात होती है। लैंड रेस वो मटेरियल है जो पाकिस्तान में
अपना एग्जिस्ट कर रहा है, अपनी लोकली लोगों ने अपने फार्म साइड पे सेव किया हुआ है फार्म साइड पे, और ये आपका इंडिजिनस मटेरियल होता है और ये हर सूरत हाल में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर कल को आप ये डॉक्यूमेंट करवाएंगे और लैंड रेसिस की तरफ, वाइल्ड की तरफ तो वैसे भी दुनिया ब्रीडिंग कर दोबारा वाइल्ड की तरफ लेके आ रही है, और उसका रीज़न आपको यही पता है कि जितने भी डाइवर्स किस्म के ट्रेड्स हैं, आप डिजीज़ रेजिस्टेंस कह लें, आप इंसेक्ट रेजिस्टेंस कह लें, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के जो ट्रेड्स हैं वो आपके वाइल्ड टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप अपनी लैंड रेसिस को रजिस्टर करवाएं। ये ये मेरी एक, आप ये समझ लें, मोदबाना गुजारिश भी है आपसे कि आप अपने राइट्स को समझें। आपके पास जो भी लैंड रेसेस हैं, जो भी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी एग्जिस्ट करती हैं और किसी भी क्रॉप की एग्जिस्ट करती हैं, उसकी आप करवा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम हम मोर देन 250 प्लस स्पीशीज़ हैं, 250 प्लस स्पीशीज़ हैं जिनको हम इस टाइम पीबीआर राइट्स दे रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो भी प्लांट टाइप होगी, जो भी प्लांट स्पीशी होगी, वो भी कम्युनिटी राइट्स ले सकती है, लैंड रेस रजिस्टर्ड हो सकती है। और पीबीआरआर भी इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कोई अगर कल को कोई वैरायटी लेके आता है और वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो वो उस कंसेंट के बगैर तो वो नहीं होगा। अब ऑपोजिशन पीरियड जो है वो हमने क्यों रखा है? वो हमने इसीलिए रखा है कि कम्युनिटीज़ भी देखें कि ये एक वैरायटी आई है, ये इसकी तस्वीरें हैं, यार ये वैरायटी या ये प्लांट स्पीशी तो हमारे इधर लगती है, तो ये बंदा कैसे राइट्स ले रहा है? तो इन चीज़ों को आपने खुद भी इंश्योर करना है, आपने खुद भी नज़र रखनी है। हम जितना भी पीबीआर का मटेरियल होता है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर देते हैं। आप कहीं से भी बैठ के, जहाँ पे भी आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आप वहाँ से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। और वैसे भी 4 माह का लंबा पीरियड है आपके पास, तो बहुत लंबा टाइम होता है इसके अंदर, तो बड़े आराम से आप विज़िट करके ऑब्ज़र्व करके देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए कम्युनिटीज़ को चाहिए वो अपने राइट्स भी इंश्योर करें, इससे मॉनेटरी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स लें और अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट पे लगवाएं इनसे। आप अच्छे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएं, अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाएं, अपने स्कूल्स के ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट करवाएं, हेल्थ केयर के ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट करवाएं। ये कम्युनिटी के राइट्स हैं, और ये जो है ना आपका मुहज़्ज़म मुआशरा वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और इस चीज़ को आपको खुद समझना होगा कि प्रोविज़न आपके पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन में भी है, लैंड रेस रजिस्ट्रेशन में भी है, पीबीआरआर में भी है, पीबीआर राइट्स में भी है। तो आपको तो इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम जो पीछे बात कर रहे थे ना, एवरीवन, तो एक सादा किसान से लेके एक टेक्निकल बंदा जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उससे लेके एक ऐसी कम्युनिटी जिसने लैंड रेसेस प्रिजर्व की हैं साला साल, उनकी लोकेलिटी में एग्जिस्ट करती है, और ये मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल क्रॉप्स में तो बहुत ज़्यादा होंगी ये। तो एक छोटे फार्मर से लेके पूरी कम्युनिटी तक, इस दो एंड हैं, और इस एंड के दो एंड्स के दरमियान जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, सबको पीबीआर राइट्स दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि सब के सब लोग जो हैं इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें अपने लिए, और आप एक अपना अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन सादा अल्फाज में किसी भी चीज़ की क्वालिटी, ट्रेट उसकी लोकेलिटी से डिफ़ाइन हो, जियोग्राफी से डिफ़ाइन हो, वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। जिस तरह हमारा हिमालयन पिंक सॉल्ट है, ठीक है, पिंक सॉल्ट हिमालयन पिंक सॉल्ट है, तो हिमालय से रिलेटेड पिंक सॉल्ट आ गए। भेरा की मेहंदी है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, कसूरी मेथी है, सिंधी अजरक है कि सिंध की अजरक है। तो इस तरह जियोग्राफिकल इंडिकेशन के टैग्स जो हैं आप इशू करवा सकते हैं। 2020 से पहले कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं थी जिसके तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन आप ले सकें। अब ये एक्ट आ चुका है 2020 में। आईपीओ के अंडर ये डिपार्टमेंट काम करता है, और इनके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी आप अप्लाई करके अपनी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है उसको रजिस्टर्ड और प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। जब आप अपनी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड और प्रोटेक्ट करवा लेंगे, तो कल को आपकी
कंसेंट से ही ये आगे यूटिलाइज होगा और इससे कोई भी एडवांटेज लेना चाहे तो ले सकेगा। और ये मैंने बताया कि लोकल कम्युनिटीज़ कर सकती हैं फॉर मॉनिटरी बेनिफिट्स। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। पीबीआर के स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? सबसे पहले प्लांट ब्रीडर। प्लांट ब्रीडर भी आप इसको कह सकते हैं। अगर हम एक और अल्टरनेट टर्म इसके लिए यूज़ करें तो प्लांट वैरायटी डेवलपर भी हम कह सकते हैं, जो कि एक फार्मर भी हो सकता है। इदारा हमने पीछे सारा डिस्कस कर लिया है कि हम प्लांट ब्रीडर किसको कहते हैं। फिर दूसरा हमारा स्टेक होल्डर आता है इसके अंदर, एफएससी एंड आरडी। एफएससी एंड आरडी डीएनए प्रोफाइलिंग, डीयूएस, इसके अंदर फेडरल पीबीआरआर को सपोर्ट करता है। प्लांट ब्रीडर राइट्स का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो वो जो हमने सब्सटेंशियल एग्जामिनेशन पढ़ा था उसके अंदर ये सपोर्ट करता है। फिर हमारे पास आता है इदारा पीजीआरआई, जेनेटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एनएआरसी के अंदर आप जितना भी प्रोटेक्टेड वैरायटी का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, प्रोपागेटिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो बाय एक्ट पीजीआरआई ने अपने वहाँ पे प्रिजर्व करना है। अपने इंस्टीट्यूट में उनके पास जो भी डिपॉजिटरी है उसके अंदर इन्होंने प्रॉपरली लेबल करके प्रोड्यूस करना है। ओ सॉरी, सेव करना है। प्रोड्यूस नहीं करना, सेव करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर तरह की कोर्ट्स आ जाती हैं। क्योंकि कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होगी, कोई भी मसला मसाइल होगा इन फ्यूचर प्रोटेक्शन लेने के बाद, पीबीआर राइट्स लेने के बाद, तो वो सारे के सारे डिस्कस होंगे कोर्ट के अंदर। और क्योंकि ये लेजिस्लेशन है तो इस वजह से ये सारे मामला कोर्ट में चलेंगे। फिर उसके बाद आता है जी हमारे पास फार्मर्स। फार्मर्स का हमने पीछे डिस्कस किया कि फार्मर जो है ना, हमारा मेन टारगेट ये है कि हमने लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्ट करने हैं और अपने फार्मर को भी प्रोटेक्ट करना है। हमने इस तरह नहीं करना कि हम अपने फार्मर को बेजारों मददगार छोड़ दें, क्योंकि अल्टीमेट तो हमारी एग्रीकल्चर को या हमारी इकोनॉमी को फार्मर सपोर्ट करते हैं ना। और छोटे फार्मर का एक बहुत बड़ा फिगर है जो हमने पीछे भी डिस्कस किया। आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखेंगे तो तब भी आपको थोड़ा, ओ सॉरी, एग्रीकल्चर सेंसस देखेंगे तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि 5 एकड़ से नीचे हमारे पास कितने ज़्यादा परसेंटेज है स्मॉल लैंड होल्डर्स की। तो इनके राइट्स को भी हमने प्रोटेक्ट करना है। और एक चीज़ जो मैं बड़ी देर से इंडोर्स कर रहा हूँ और करना चाहता भी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी इसके ऊपर फोकस करें, तो ये है लोकल कम्युनिटीज़। अब इन लोकल कम्युनिटीज़ को चाहिए कि ये एंडोर्स करें, अपनी चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्ट करवाएं। इनको रास्ते हमने सभी बता दिए हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का रास्ता आपके पास है। कल को कोई आता है पीबी राइट्स लेने आता है, प्लांट ब्रीडर राइट्स लेने आता है, तो उसमें ऑपोजिशन का पीरियड है, वो वेबसाइट को विज़िट करें, वो देखें कोई उसके इलाके की वैरायटी या उसकी लैंड रेस तो नहीं है। और लैंड रेस आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं फेडरल सीड के साथ। तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं आप सब के लिए ओपन है। अब इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है वो भी मैंने रास्ता बता दिया है। अब हिम्मत आप लोगों ने खुद करनी है कि इससे मैक्सिमम मॉनेटरी बेनिफिट लेके आप कैसे आगे मसले को हल कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी प्रेजेंटेशन सारी। इसमें हमने सारा पीबीआर राइट सिस्टम पाकिस्तान में डिस्कस किया, अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया, प्रोसेस को डिस्कस किया। बाकी किसी के कोई भी सवालात हैं तो वो इस 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम उस पे जूम पे डिस्कस करेंगे। और बाकी आपने जितनी भी प्रेजेंटेशन है उसको देखा सुना जाना, तो आप अच्छी तरह इसको दोबारा देखिएगा। हम उसको इस तरह भी मैनेज कर लेंगे कि यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है अगर उसमें भी कोई जवाब देने सकते हुए तो दे सकेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू Dr. Numan Khalid for providing me and all others participants and with an opportunity to discuss plant-based rights in Pakistan. अब इनका जो ये गैप्साई का प्लेटफॉर्म है ये रिसेंटली बड़ा एक्टिव चल रहा है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं सीखने वालों के लिए। जिस तरह इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स करवाए हैं,
डिफरेंट स्टैट से रिलेटेड इन्होंने करवाए हैं टॉपिक। तो इस वजह से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग भी गैप्साई को फॉलो करें। इसके साथ साथ मैं भी अपना अहीर ज़राअतनामा जो है वो स्टार्ट कर चुका हुआ हूँ। तो इन फ्यूचर्स आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सीड सेक्टर से रिलेटेड, पीबीआर राइट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे भी मिलने वाली हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो बस आप 5 मिनट का ब्रेक लें, उसको सारे को सॉर्ट आउट करें, फिर हम उसको जूम पे डिस्कस करते हैं।